सारी चीजें मेरे साथ हुई क्यों, मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक या इंटरनेट पे क्यों आई। रेहान तारिक, नदीम नानी वाला और ज़रक के साथ लिबर्टी वाले चीजेस में ये उनके साथ है कि हर कोई बंदा इंटरनेट पे ये बोल रहा है कि एक्सपोजर गोट एक्सपोज्ड। मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। बबलू पान 22 से 20 लाख लिए ब्लैकमेल करके कैसे इसने लोगों को लूटा। तो भाईजान जाओ ना यार, जाके दो कोई स्कैम साबित करो ना। आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इस मंथ उसकी फट जाए। तो तलहा ने पूरा उनको फोर्स किया कोर्स बनाने के लिए, डक्की और नदीम को। इसने डक्की को थोड़ा ब्लैकमेल किया। 42 लाख जो थे वो यूट्यूब से आए, 1530 और $90, जिनको अगर आप पीकेआर में करते हो तो ये पैसे बनते हैं। खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि डक्की बेचारे की वो सिविक हड़प ले। मैंने देने थे, मैंने नदीम भाई से कहा था 20-30 लाख में ना आप मुझसे प्रमोशन, क्योंकि आपका मेरा लीगल स्टाम्प कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सारा डिसीजन जो मैं नहीं कर सकता अब तो अपना काम खुद ही देखो, तो मुझे इस तरह साइड पे करवा दिया एट द एंड। पिछले 7 दिन से इंटरनेट पे एक ही चीज चल रही है, तलहा रिव्यूज एक्सपोज्ड। अब इस टाइम पे वो सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हैं जिनको मैंने पिछले टाइम में एक्सपोज किया था। और मेरा क्या एक्सपोज हुआ है जी, मेरी पर्सनल लाइफ। अभी सारा कुछ मेरे साथ हुआ क्यों, किसने करवाया, क्यों करवाया, आओ आपको सारी स्टोरी बताता हूँ। उसके बाद में आपकी मर्जी है, तुझे सब्सक्राइब करना है अनसब्सक्राइब करना है, मैटर नहीं करता मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए जो चीज मैटर करती है, मेरे ऊपर एक टैग आया है, वो है स्कैमर का टैग कि मैंने लोगों के पैसे खाए हैं। लेकिन बात शुरू यहाँ से नहीं हुई, जहाँ से शुरू हुई है हमें वहां पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेरे लैपटॉप पे आओ, यहाँ पे आप देखो कि मुझे एक 8 मार्च को ईमेल आती है जहाँ पे एक कुत्ता, सॉरी मेरा ही अपना एक दोस्त, आपको नजर आ रहा होगा, नीचे लिखा है रेहान तारिक, नदीम नानी वाला और ज़रक के साथ लिबर्टी वाले चीजेस में ये उनके साथ था। ठीक है, ऊपर बंदे ने लिखा हुआ है, ये बंदा कुछ दिन पहले, मतलब उसको ईमेल लिखनी नहीं आती जिसने भी किया, लेकिन उसने मैसेज मेरे तक पहुंचा दिया कि अपना ही एक पाला हुआ कुत्ता दुश्मन के पास जाके बैठा हुआ है। अब ये थी ईमेल 8 मार्च की और उसी दिन 8 मार्च को मेरे पास एक और मैसेज आता है, ये सुने। अजानें हो रही हैं, आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ, इस मंथ उसकी फट जाएगी। ऐसी के खून खाने का काबिल नहीं रहेगी। अब इसके बाद 10 मार्च को मुझे हमारे जो डॉन भाई हैं, नदीम भाई, उनका मैसेज आता है व्हाट्सएप पे, सलाम, वीडियो माशाल्लाह बहुत अच्छी थी और मैंने उसको रीपोस्ट भी किया। ये उस वीडियो की बात कर रहा है जो मैंने रेहान तारिक पे डाली थी। और ये इनका तरीका वारदात यही होता है कि ये बंदे को प्यार से साइड पे लेके जाते हैं, जड़ा ना को सामने ना जावे। वेल आई मेट वकास इन पास्ट एंड टोल्ड हिम आई हैव नथिंग अगेंस्ट तलहा एंड डोंट वांट टू फाइट इट हिम, ओके, वुड लव टू मीट हिम। यार ये इंग्लिश जड़ी है ना बड़ी थतली हैगी जैसे ये बोलता है। खैर अब यहाँ पे ये एक्चुअल में शायर इस शेर में कहना क्या चाह रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। शायर इतने मैंने मिलना चाह रहा है और मेरे साथ सेटिंग बनाना चाह रहा है। सेटिंग क्यों बनाना चाह रहा है, क्योंकि नदीम डॉन भाई एक नया स्कैम मार्केट में लेके आ रहे हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये सारी चीजें मेरे साथ हुई क्यों, मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो इंस्टाग्राम, टिकटॉक या इंटरनेट पे क्यों आई। अब नीचे इसने मैसेज में लिखा हुआ है, एंड ऑल्सो योर फ्रेंड रजा केम ओवर वाज टेलिंग ही इज नॉट हैप्पी, आई टोल्ड हिम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन तलहा। वो कह रहा है जी रजा मेरे को आया सी, उन्हें सारी वीडियो डाटा मैंने खाया दिता, लेकिन मैंने उसको कह दिया कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इतने भी ये गेम पांदा पे आगे चल के आपको बताता हूँ। मतलब इसके मैसेज के शुरू में लिखा हुआ है वुड लव टू मीट हिम, मतलब मेरे बारे में बात कर रहा है, और मैसेज के एंड पे भी ये लिखा हुआ है कि जब कभी टाइम मिले आओ डिनर करते, रोटी छोटी खाने हैं। तो एक्चुअल में ये चाह रहा था कि अभी ये जो आगे ICL के नाम पे ट्रेडिंग और ये जो आईफोन वाली चक्करबाजी नहीं डालने वाले हैं ना, ये उसको जो है वो उसमें मुझे शामिल कर ले और मैं उस चीज पे बात ही ना करूं। अब इसके बाद मेरे बहुत सारे म्यूचुअल दोस्त भी मुझे ये चीज बताते हैं कि रजा जाके रजब भट्ट, नानी वाला, इन सबके साथ जाके मिल चुका है और मुझे पता था कि उसके पास क्या ही बम गोला है मेरे खिलाफ, और वो वही मेरी पर्सनल और निजी लाइफ थी जो कि इन्होंने बहुत घटिया हरकत की है। अब 27 मार्च को मुझे एक और अननोन UK के नंबर से मैसेज आता है जिसमें ये जो सारी वीडियोस अभी इंटरनेट पे सर्कुलेट कर रही हैं, जो सारी आपने देखी वो वीडियोस उस नंबर ने मुझे भेजी और नीचे लिखा हुआ है बी रेडी यू। लेकिन फिर वही बात है कि हर कोई बंदा इंटरनेट पे ये बोल रहा है कि एक्सपोजर गोट एक्सपोज्ड। मेरी बात हो रही है कि मैंने आज तक सब लोगों को एक्सपोज किया, अब मैं एक्सपोज हो गया। और मैं एक्सपोज क्या हुआ हूँ जी, मेरी अपनी जाती फैमिली और मेरी पर्सनल लाइफ को, पर्सनल डाटा को मेरे ही अपने एक दोस्त ने, दोस्त तो नहीं बोलूंगा, मेरा पालतू कुत्ता था जिसको मैं खिलाता रहा 2 साल तक, उसने वो डाटा मेरे मोबाइल से निकाल के इंटरनेट पे लीक कर दिया। लीक क्या किया, वो मेरे ही दुश्मनों के साथ जाके बैठ गया। वही लोग जिनको ये कल तक मेरे साथ बैठ के गालियां देता था, वही लोग जिन्होंने इसको करंट लगवाया था, उठवाया था, ये वो सारी चीजें भूल के उनकी झोली में जाके बैठ गया। अब सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करता हूं। सबसे पहले एलिगेशन ये है कि मैंने इन लोगों को कोर्स बनाने पे उकसाया, ये सारा प्लान मेरा था और बाद में मैं साइड पे होगा। देखो मेरी बात सुनो, ये जो कोर्स वाला मुद्दा मामला था, या नानी वाला या रजब वगैरह के साथ मिलके काम करने वाला सिस्टम था ना, ये 2025 में ये ऑलरेडी मुझे ऑफर कर चुका था नानी वाला कि तू की लोगों को एक्सपोज कर दे, तू साढ़े नाला मिल के बिजनेस कर, और वो ऑडियो मैं दोबारा लगा रहा हूँ। लेकिन अगर तू जिंदगी में इस चीज पे बना लेगा कि लोगों ने पता नहीं कि क्या लोगों खुद ही पैसे यानी लोग झूठी पाकिस्तान बस फिक्र गल कर रहे हैं
मैं बड़ी पामा का लेना तो लेंगे ये बड़ी पता नहीं होता अब वो लेते हैं तो कंट्रोवर्सी कमेगा ज़्यादा तेरा निज़ाम खत्म हो जाएगा लोग तो नफरत करने लग गए अगर तो नहीं असूली तौर पे ये तो करेगा लोग की तरह नफरत करने शुरू कर देंगे कि यार ये बंदा तो अंडे होना चाहिए कहता है तो मेरे कहना काम पढ़ना में अभी तुम आइडियाज जान तू सानू आइडियाज दे मिल के काम दा मेरा मकसद है अनर नाम मेरे काम दा। अब उसके बाद ये कहा जा रहा है जी कि मैंने इनको उकसाया कि जी आप कोर्स बनाएं ये करें वो करें मतलब एक के 10-12 मिलियन फॉलोवर है दूसरे के भी 8-10 मिलियन फॉलोवर है तीजे के भी 14-15 मिलियन फॉलोवर ने तुसी एडे बच्चे तुसी रोटी नु चोची कहंदे हो कि मैंने आपको बनाया और आप बनकर आपने कोर्स निकाल दिया। वाह भाई वाह। और फिर तुम लोगों के अकॉर्डिंग ही कि मैंने तुम लोगों को उकसाया था और तुम लोगों ने कोर्स निकाल दिया इस हिसाब नाल तड़ा होया ना। फिर अगर तुम लोग इतने ही सच्चे थे तो कोर्स बंद क्यों किया? क्योंकि उसमें कोई नॉलेज या कुछ इस तरह का वैल्यूएबल था ही नहीं है। मतलब जब बाटी यूट्यूब आगे सिखा रहा है यार, मेरी बात सुनो, जे ताड़ा मुद्दा चल गया ना, हर बंदा नहीं अपनी मां बहन कैमरे के लिए आ सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और फिर उस टाइम पे जो भी मैंने कोर्स का एक न्यूट्रल रिव्यू बनता था वो सारा कुछ करके मैंने उसको इंटरनेट पे डाला और वो आज ही मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है। अगर तुसी वैसे एडे टेक्निकल होंदे तो ताड़ा कोर्स बंद ही नहीं सी होना। अब देखो कोर्स बेचना गलत बात नहीं है, ये मैंने पहले भी कहा था। अगर आप किसी को रियल वैल्यू दे रहे हो, नॉलेज दे रहे हो तो लाइक इट्स नॉट रॉन्ग आप उससे अगर कुछ चार्ज कर रहे हो। स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज, पूरी दुनिया में यही निजाम चलता है, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज या ऑफलाइन है, मतलब मसला नहीं है। लेकिन जो चीज आपको आती नहीं है, तानू पता ही नहीं है, ई कॉमर्स की है, शॉपिफाई की है या दूसरे यूट्यूब के मामला क्या है, तानू थंबनेल अपना नहीं बनाना आंदा, तो आप कैसे आगे किसी को सिखा सकते हो ये सारी चीजें। और आपको एक मजे वाली बात बताऊं, इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अभी मार्केट में एक नया ट्रेडिंग का शोशा आने वाला है। पहले इन्होंने ज़र को लॉन्च किया बाइनरी में, बाइनरी को भी मैंने चलने नहीं दिया भाईजान। अब वो बाइनरी से हट गया, हूं वो कहता है जी मैं 4x करांगा, तो 4x का जो है हम 5x करेंगे। अब दूसरे मुद्दे पे आते हैं। वो मुद्दा ये है कि मैंने डक्की को एक्सपोज करके उसके साथ पॉडकास्ट किया था और उससे मैंने 20 लाख रुपए लिए थे। ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। देखो मेरी बात सुनो, 1 साल पहले जब डक्की पे ये सारा कोर्स वाला हेट चल रहा था, डक्की के जो है 5 से 6 लाख सब्सक्राइबर्स जो है वो गिर चुके थे। तो वो बंदा खुद मेरे पास आया था कि मैंने माफी दो, मैं इस केस में नहीं हूँ, मुझे निकालो। तो मैंने कहा जी ठीक है, आप जो भी बात आपने करनी है आप कैमरे के सामने बैठ के करो। तो उस टाइम पे वो जो सारा हेट था, हीट वेव थी, वो सारी मैंने अपने पे ले ली डक्की को क्लियर करवाने के लिए। तो वहां पे ब्लैकमेलिंग कहां से आ जाती बीच में, ए गल मैंने समझ नहीं आई। और इस बात पे तो नदीम नानी वाला डॉन भाई भी ये कहते हैं अक्सर कि मैंने वो डक्की को अपना जो है वो तला के पास भेज के पॉडकास्ट में ये एक बहुत बड़ा बोल्ड मूव खेला था ताकि जो है ये सारी चीजें रुक जाएं। अब दूसरा एलिगेशन जी, मैंने डक्की को ब्लैकमेल करके उससे 20 लाख रुपए ले लिए। अच्छा, अब ये जिस बंदे ने लिए हैं ना और जिस बंदे ने मार्केट में ये बात फैलाई है, अपना पालतू डक्की भाई से 20 लाख रुपए लेते हैं। ऐसे इसने डक्की भाई से 20 लाख लिए ब्लैकमेल करके। बेचारे डक्की को शरीफ आदमी है, वो उसको आपने डरा के धमका के उसको आपने थ्रेट करके उससे 20 लाख रुपए भी ले लिया और जबरदस्ती उससे आपने पॉडकास्ट भी दिलवाया। अब 20 लाख का लाइव प्रूफ सीधा आपको मैं चैट में दिखाता हूँ। मोबाइल का डिस्प्ले टूटा हुआ, थोड़ा इग्नोर मारो। लेकिन यहाँ पे मैं जाऊंगा 2025 में जाऊंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा जी अपना यहाँ पे February 27 को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं Feb 27 में आया और ऊपर अगर हम यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले आपने ये वॉइस नोट सुनना है। भाई देखिए मेरी बात सुने, आप 15 दिन हमारे साथ रहे हैं, हमारे कैसे मामला तो है यार, ऐसे के हमने आपको हेल्प के लिए कह दिया और आपने कहा कि ओके ठीक है। जब बंदा किसी को भाई कह देता है तो फिर बंदा उसी को हेल्प के लिए कहता है, किसी को इधर उधर तो हमारे भी बड़े लिंक्स हैं भाई जी। ए भाईजान अपने पालतू साहब 20 लाख रुपए की गल कर रहे ने, हेल्प 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 हेल्प। अब इसी चैट को अगर मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ हल्का सा, मतलब यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि 2025 में 26 फरवरी को 10 लाख रुपए जो है वो मोबाइल वर्ल्ड वाइड रजा के जो अकाउंट है उसमें गए हैं, ठीक है। अब वापस से जो है मैं इस बंदे की चैट में जाता हूँ, सर्च में जाऊंगा, सर्च में जाने के बाद सेम 2025 करूंगा यहाँ पे इसको, और पीछे जो है वो मैं फरवरी जो है वो 26 को या 27 पे हम जाते हैं, 26 पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे आगे जी इसने यहाँ पे लिखा हुआ है डक्की ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। समझ आंदी भी गल के नहीं आंदी भी। तो यहाँ पे ये जो एलिगेशन चल रही है ना कि मैं ब्लैकमेल करके पैसे लेने, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पे उसने मेरा अकाउंट मांगा मेरे से बैंक का, और यहाँ पे आप देखो कि जो मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं वो 14 लाख रुपए आए हैं, मतलब टोटल 20 लिया था। पहली बात ब्लैकमेलिंग वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब जो 20 लिया था उसमें से मेरे अकाउंट में 14 लाख आए हैं, हालांकि ये 20 लाख अब मैंने ही वापस करने हैं और मैं डक्की को पैसे वापस कर भी चुका हूँ। अब यहाँ पे नीचे जाते हैं और नीचे सुने आप भाई, बाकी वैसे सामान भी देते हैं यार। ओके, 20 लाख में से 6 लाख इसने अपने भाई को दे दिए, उसामा को। अब इसने उसामा को क्यों दिए और ये हमेशा पैसे उसामा के नाम पे ही लेता था, वो स्टोरी आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगी। अब ये सिर्फ मैंने 6 लाख रुपए साबित किया है। जरा कहता ना मैं बिजनेसमैन से पिछले 15 साल तो ओ मामा तू उते ग्लास प्रोटेक्टर लाना से तेरा काउंटर हैगा सी हाल लोड़ते हैं
ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 दुकाना दुकान ਤੁਹਾਡੀ एक ही होती है, 3 बंदे इकट्ठे भी नहीं बैठ सकते। उस दुकान के बाहर 2 काउंटर लगे हैं, अगर वो आप काउंटर डाल के उसको 3 दुकानें बोलो तो लहदा गल हैगी है। और इसकी जब ये दुकान बंद हुई है ना, वो दुकान खुलवाने के पैसे भी मैं देता रहा हूं। अब इसी पालतू ने पॉडकास्ट में एक और बात बोली कि मैंने डक्की की गाड़ी 3 महीने अपने पास रखी और चरसिया नशैया मेरी गाल सुन, ये पहले इसका वॉइस नोट कुछ सुनो जहां पे ये मुझे ही कह रहा है कि यार वो डक्की को बोलो कि अभी गाड़ी का 1 महीना और निकलवा दे, ठीक है, क्योंकि यार मेरे पास तो अपनी गाड़ी है। यार डक ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਸੈਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮਹੀਨਾ ਕਢਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਯਾਰ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। बंदे की गाड़ी सिविक 4 महीने हमारे पास रही, और वो भाभी वाली जो गाड़ी थी ना, ठीक है, सिविक का जो मंथली रेंट है वो 1.5 लाख रुपया है, ठीक है, 4 महीने उसकी गाड़ी हमारे पास रही, ठीक है, 4 महीने का रेंट हो गया 6 लाख, वो गाड़ी लगी भी ठुकी भी सारा कुछ। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अब जिस बंदे ने डक्की की गाड़ी 3 महीने रखी है वो ये खुद ही था। यहाँ पे आप देखो, ये सिविक एक्स का इंटीरियर और मीटर आपको नजर आ रहा होगा। एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप देखोगे जी, दूसरा स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये मतलब अपना जब ड्राइव करता था कहीं आता जाता था मुझे बताता था जी आ गया वहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फिर से एक स्क्रीनशॉट मुझे मिला जहाँ पे इसने फिर से वो जो है वो गाड़ी के इंटीरियर की, यहाँ पे आपको मीटर नजर आ रहा है कि सिविक एक्स है। तो ये जो बात कर रहा है ना कि तलहा ने डक्की की गाड़ी 3 महीने रखी, वाह बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। और फालतू साहब एक बात आपको याद होगी, मैं यहाँ पे खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि इस बंदे का ज़हन था कि ये डक्की बेचारे की वो सिविक हड़प ले। मैंने क्योंकि डक्की को बोला था कि यार ये मेरा दोस्त है, इसको कुछ दिनों के लिए गाड़ी दे दो, इसने 3 महीने वो गाड़ी चलाई। अब अगर वो गाड़ी हड़पता तो गाड़ी तो मेरे पेटे पड़नी थी ना, मैंने डक्की को जवाब देना था। डक्की तो इसको जानता ही नहीं है, और इसने इस तरह से, ये तो सिर्फ डक्की सामने, इसने पता नहीं कहाँ पे लोगों के जाकर लिंक यूज किए मेरे नाम पे, किसी से क्या एक का कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, तो 8 लाख धार लिया है। उन गाड़ियों में भी पेट्रोल मैं डलवाता रहा, मेरा बैंक का कार्ड इसके पास होता था। इस बंदे को मेरे बैंक OTP हर चीज पता थी, इसको पिन शिन ये वो, मैंने फुल इसको हर जगह पे यही बताया था कि ये मेरा भाई है, मैनू की पता थी कल मेरी लातरू ही आगे पै जाएगा। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस बंदे ने इसके वालिद का जो 40वां था उस दिन उस पे जो देगें पकती हैं वो पैसे दिए हों, जिस बंदे ने इसकी बहन की यूनिवर्सिटी की फीसें दी हों, और जिस बंदे ने इसको, मैंने चाइना लेके जाना था, ठीक है, अपने साथ, क्योंकि मैंने अपना जो ई-कॉमर्स को एक्सपेंड करना था। अब वीज़ा से पहले ना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, उसके बाद में आपके जो चलान होते हैं ना गाड़ियों के, बाइकों के, 20,000 चलान सन, वो भी मैंने क्लियर करवाए। तो जिस बंदे ने एक इंसान का इतना किया हो, उसके बाद में वो बंदा आके आप इस तरह की एलिगेशंस लगाए, आपकी वालदा की, आपकी वाइफ की, या आपके फैमिली के पर्सनल मैटर्स को इंटरनेट पे ला के रख दे और आपको बोले जी आप तो स्कैमर, आप तो 2 नंबर हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि इस तरह के बंदे को क्या नाम देना चाहिए। मेरे हिसाब से दल्ला फिट बैठेगा। अब ये सारा कुछ जो रजा ने मेरे साथ किया ना, ये सेम चीज मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन इसके बाद होगा क्या कि मेरे में और उसमें 1% भी फर्क नहीं रह जाएगा। और इसको इस चीज, मेरी तो खैर अब सारे मामला तो मेरे बाहर आ गए, लेकिन इस बंदे की वाइफ है, इस बंदे के 2 बच्चे हैं, और मैं नहीं चाहता कि उन बच्चों की ज़िंदगी इस कंट्रोवर्सी या मेरे पर्सनल ग्रज की वजह से ख़राब हो जाए। मुसीबतें, मुश्किलात इंसानों पे ही आती हैं, मेरे साथ तो हो गया। मैं इन सबको, सबसे पहले रज़ा को, और उसके बाद जिन जिन लोगों ने ये सारा कुछ किया करवाया, सबको कोर्ट में घसीटूंगा, और इंशाल्लाह यहाँ से भी इंसाफ होगा, और रोज़े महशर भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला की अदालत में मैं इन सबको ज़रूर मिलूंगा। अब जी, जब बंदे में बुरा टाइम चल रहा हो तो हर बंदा बहती गंगा में अपने अपने बदले और अपने अपने हाथ धोने आ जाता है। रजब पट्टी साहब ने भी सानू एक्सपोज करता है। पहले कहता जी मैं तला तुम्हारी निजी लाइफ में बात नहीं करूंगा, तुम्हारा जो भी निकाह था, और फिर इसने इवेंचुअली वो सारी बात कर भी दी। डिस्कस नहीं करूंगा, उसका पर्सनल फेल है, जिससे भी वो वीडियोस लीक की हैं, मैं कहूंगा बहुत ही अनएथिकल हरकत की है। तला भाई, मैं लोगों की तरह आपको निकाह की मुबारकबाद तो नहीं दूंगा, क्योंकि मैं तो ये चीज जानता हूं कि वो 2 साल पहले का निकाह है, और वो कैसा ड्रामे वाला निकाह था ये मैं जानता हूं, या फिर आप जानते हैं, ठीक है। और उसके अब मैं एक बात बताऊं रजब तुम्हें, कि जो पूरा इंटरनेट तेरी लै रहा सी ना, मतलब तुम्हारी वाइफ की तलाक, तुम्हारे पर्सनल फैमिली के मामला, मैंने पिछले 3 सालों से 2 सालों से जितने भी वीडियोस तुम पे बनाई हैं, मैंने कभी भी तुम्हारी निजी लाइफ या तुम्हारी फैमिली पे बात नहीं की, क्योंकि वो मेरा टॉपिक ही नहीं है, उस पर बात करनी ही फजूल है। लेकिन तुमने वो सारी बात कर दी। उसके बाद तुमने कहा जी तुमने घड़ियां बेची, ये बेची, वो बेची, वो पूरी दुनिया को पता है भाई। और तुमने परफ्यूम्स लॉन्च किए, मैंने आज तक तुम्हारे उस बिजनेस पे बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता वो लेजेंड काम है, तुम अपना कर रहे हो, तुम्हारा परफ्यूम ब्रांड है, जिन्ना मर्जी वेच मेरा भरा। लेकिन हालांकि सारी दुनिया को पता है 50 की बोतल मिलती है, 100 रुपए का लिक्विड मिलता ही, 50 रुपए का डब्बा बनता ही, तो परफ्यूम तैयार है। लेकिन क्यों करूं मैं क्यों जावा शालमी। फिर तुमने मेरे पे स्कैम का इल्जाम लगा दिया। मेरा भरा मेरी गल सुन, पहली गल तो कि अगर किसी का निजी मामला बाहर आ जाता है, मैं आप सबको भी ये बात बोलता हूँ कि वो एक्सपोज या स्कैम नहीं होता। स्कैम होता है फाइनेंशियल, आपने किसी के पैसे खाए हो तो अपने प्यो का है ना
ਤੇ ਤੂੰ 200 ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ पास एग्रीमेंट्स आ गए ये वो, तू खाली 200 एग्रीमेंट ही साबित कर देना यार, मैं तेनू मान जाऊंगा। उसके बाद फिर तुमने कहा जी 7 से 8 करोड़ रुपए लेके भाग गया। लोगों ने आपको अपना इन्वेस्टमेंट का पैसा दिया इसी भरोसे पे कि आप उनको शॉपिफाई, ई कॉमर्स हर चीज सिखाएंगे, जबकि ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया। आप उनका मिनिमम से मिनिमम 8 से 9 करोड़ रुपए लेके फरार हो गए। अच्छा ठीक है, समझ गया। मेरा भरा 7-8 करोड़ है जो तू 4 करोड़ ही साबित कर देना, ਤੇ मैं पूरे इंटरनेट ਤੇ मैं हर बंदे से माफी मांगूंगा और ये अपने सारे सोशल मीडिया डिलीट करके ना मैं चला जाऊंगा। लेकिन अगर तेरे को ये साबित ना आया तो अपने आईडी कार्ड पे जाके पट्टी लगवा ली। अब जी इसके साथ साथ रजब भाई के एक ऑफिशियल दलाल भी हैं जिसको नदीम नानी वाला बोला जाता है, और अगर मैं कहूँ तो मैं एक नया नाम देता इनको जो कि है थत्था डॉन, मतलब वो बोलता ही ऐसे है, वो आपने इंग्लिश भी देख ली, इसका बोलने का स्टाइल भी। अब ये भाईजान कहते हैं जी हम NCCI जाएंगे, एप्लीकेशन देंगे, पता नहीं क्या करेंगे, 70 लोग आएंगे और पता नहीं क्या क्या ये कह रहा है। ठीक है, तो भाईजान जाओ ना यार, जाके दो कोई स्कैम साबित करो ना यार, तो करना। मैं अपने इस प्लेटफॉर्म पे अलानिया कहता हूँ कि अगर मैंने किसी बंदे के पैसे देने हैं, किसी का कोई मसला मुद्दा है, डायरेक्ट मेरे पास आओ, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी किसी बंदे के साथ कोई फ्रॉड स्कैम नहीं किया। किसी को कोई मसला है, कोई भी इशू है, लाइक आप डायरेक्ट रीच करो, हमारे जो पब्लिक नंबर्स हैं। रही गल है नानी वाले दी, थत्थे दी या फिर रजब दी, इन्होंने तुहानू 1 रुपया नहीं देना, ये सारे जो चलती गंगा में अपने अपने हाथ धो रहे हैं। ठीक है, और मैंने याद आया अपना डॉन भाई और उसके अलावा रजब साहब, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸਨ ਉਹ 60 लाख रुपए ਤੁਹਾਡੇ अल्फा ਦੇ अकाउंट 'ਚ ਪਿਆ, ਉਹ किन्ने वापस करना है? क्योंकि डक्की उस पॉडकास्ट में चाहे वो आपके अकॉर्डिंग ब्लैकमेल हो गया था, वो मान के गया था कि आपका कोर्स स्कैम है और वो जो पैसे है वो आप लोगों को वापस दोगे। तो मेरा भराओ 60 लाख अल्फा के अकाउंट 'ਚ ਕੱਢੋ, तिन्ने जाके साइन करो, क्योंकि कंपनी अकाउंट है ना, एक बंदे के साइन से नहीं निकलेंगे वो। उसके बाद वो जो आपका पे फास्ट का पेमेंट गेटवे है ਉਹਦੇ 'ਚ भी माल पे है, वो तो वापस करो। और फिर एक और इल्जाम मेरे पे जी, जो पिछली कंट्रोवर्सी हुई थी उससे मैंने 42 लाख रुपए यूट्यूब से कमाए और मैं अमीर हो गया, पैसा ही पैसा हो गया यार, लग गया। अब मैं आपको बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड चीजें दिखाता हूं। सबसे पहली वीडियो थी कंट्रोवर्सी की, ये जिसपे बने 1500 समथिंग डॉलर्स। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद इस वीडियो पे बने 848 डॉलर, इस वीडियो पे बने कोई 3600 डॉलर, इस वीडियो पे बने कोई 2500 समथिंग डॉलर और इस वीडियो पे बने 590 डॉलर। और ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करते हैं ये बनते हैं 9290 डॉलर, जिनको अगर आप PKR में करते हो तो ये पैसे बनते हैं कि समहाउ 25.5 लाख रुपए। और ये जब कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी, ये बात पालतू ने नहीं बताई कि तलहा के अकाउंट में अपने जाती 50 लाख रुपए थे जो कि उसकी सेविंग्स थी, और वो पैसा भी उसी कंट्रोवर्सी में गया, क्योंकि 2-3 महीने मतलब हम गायब रहे, हम अपने घरों में नहीं थे, घरों को भी पैसे भेजे, फैमिलीज भी मैनेज की, उसके अलावा खुद भी डेली आना जाना, पेट्रोल और पता नहीं क्या क्या, वो सारी चीजें सिर्फ तलहा मैनेज कर रहा था। ठीक है, और फिर ये जो 25 लाख आया, मतलब 42 लाख वाला तो साफ झूठ था। ये 25 लाख जो है, इसको मैं आपको बता दूं कि मैंने 15 लाख रुपए एक वकील को दिए, 15 लाख रुपए मैंने एक जगह पे दिए, उसके अलावा पता नहीं मैंने कितने लाखों रुपए लोगों में बांटे के यार मेरी जान छुड़वाओ, मेरे पे झूठे ये दहशतगर्दी के केसेस हैं। ATC की कोर्ट में जाता रहा, मेरा नाम ECL में था और पता नहीं मैं कितना ज्यादा खज्जल हुआ, खवार हुआ, जलील हुआ, सिर्फ आप सबको इनके वो कोर्स और स्कैम से बचाने के चक्कर में, जो कि ये बात मैंने आज तक इंटरनेट पे नहीं बताई। और इसी बंदे का जब ये मेरे साथ बैठ के खाता था, जब मैं इसको बोटियां टुकड़े डालता रहा हूं ना, तब की मैं आपको चीज दिखाता हूं। यहाँ पे ये मेरी एक वीडियो है जिसके नीचे इसी का कमेंट मैंने पिन किया हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वी वर वंस ऑफर्ड मिलियंस टू प्रमोट बैटिंग ऐप बट वी रिफ्यूज्ड। मेरी बात कर रहा है यहाँ पे कि तलहा को अक्सर बैटिंग ऐप्स की प्रमोशंस आती थी, लेकिन तलहा ने वो चीजें रिफ्यूज की, वो प्रमोशंस रिफ्यूज की। ठीक है, स्टेइंग ट्रू टू आवर प्रॉमिस नॉट टू हार्म आवर फॉलोअर्स फॉर मनी। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि तलहा ने कभी भी पैसे के लिए अपने फॉलोअर्स को हार्म नहीं किया या उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, उसके अलावा लिखा हुआ है आफ्टर अ मेजर कंट्रोवर्सी दैट डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग, आगे लिखा हुआ है वी स्पेंट ओवर 10 मिलियन रुपीस ट्राइंग टू रिकवर। लो जी, इत्थे गल बाहर आ गई। इसी बंदे ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि तलहा का 1 करोड़ रुपया लगा था सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने में और रिकवर करने में, और वो सारा पैसा सिर्फ मैं लगा रहा था अपनी जेब से। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब मैं फिर इन सारी चीजों से निकला तो मेरे पास इतने ज्यादा को पैसे नहीं थे, फिर मैंने जो है वो डक्की से पैसे उधार लिए और मैंने उसको कहीं पे भी ब्लैकमेल नहीं किया। फिर इसने कहा जी वो जो कराची मुनीब खान वाला वाकया हुआ है, वो 7-8 लोग कमरे में आए थे, इसको चाहिए था उनसे बैठ के बात करता, प्यार से बात करता, क्यों करता भाई है। और रही बात तेरी और नशैया, तेनू मैं ना ले, तुझे कौन जानता भाई। टिकटॉक का इवेंट था, क्रिएटर्स तो इनवाइटेड थे, इस बंदे को मैं जाती 50-60 हजार रुपए की प्लेन की टिकट करवा के अपने साथ ले गया था और ये वहां पे रूम पे बैठा था। और आज ये बात मैं मंजरे आम पे कहता हूं कि ये बंदा सिर्फ पीछे बैठ के वहां पे कह रहा था कि यार ना मारो ना करो, ये आगे नहीं आया। तू कहना यार है, मैंने तो दुख होता है, मैं वाकई कुत्ता पाल लेता। और फिर मेरे पे इल्जाम है जी तलहा सिर्फ प्रमोशंस करता है, उन कंपनियों की तारीफ करता है जो कंपनियां इसको पैसे देती हैं। ठीक है, और जो पैसे नहीं देती ये उनके खिलाफ हो जाता है। और मुझे ना हराम के पैसों की जरूरत नहीं है, मैंने जितने पैसे ठुकराए हैं ना,
इन्हें अपनी जिंदगी जिन्हें पैसे वेखे भी नहीं होने। मैं आपको पिछले मतलब 2025 की एक दिखाता हूं, डायरेक्ट मोबाइल की स्क्रीन को इग्नोर मारो, लेकिन ये 3 लाख रुपए ठीक है, उसके अलावा 4 लाख रुपए इस बंदे को मैंने और दिए थे। टोटल मैंने इस बंदे को 7 लाख रुपए क्लियर किया, और ऊपर इसको जो मैंने मैसेज किया था 1 मिनट का, आप जरा वो सुन लें। भाईजान क्या हाल है, आप ठीक है, खैरियत से? देखिए मैं उस दिन भी आपकी वीडियो पूरी करने के लिए बैठा हुआ था, लेकिन बात फिर आके वहीं पे अटक जाती है कि उस दिन जब आप यहाँ पे आए थे, उस दिन भी आपने यही कहा कि मैं आपको रियल अकाउंट दूंगा, लेकिन जो अकाउंट आपने दिया है वो फिर वही फेक अकाउंट है, ठीक है, फेक डैशबोर्ड है, सिर्फ उसका आपने यूजर ने पासवर्ड चेंज कर दिया। मैं कैसे काम करूँ इस चीज पे? हमारा सारा दिन यही काम है, चीजें फौरन समझ आ जाती है। आप कहते हैं आपका प्लेटफॉर्म लेजिट है, सारा कुछ लेजिट है, हम गलत है, तो फिर आप हमें रियल अर्निंग अकाउंट दें, उस पे हम वीडियो बनाएं, ठीक है? हम लोगों को आ सकते हैं लोगों, और वैसे भी मेरी जो ऑडियंस है वो मेच्योर है, वो चीज़ों को जल्दी समझ जाती है। हम यहाँ पे फ्रॉड करने के लिए बैठे हुए। और रही बात आप कभी वकील को नंबर दे रहे हैं, एड्रेस ले रहे हैं, मेरा भैया आपने एक्शन लेना, केस करना, खुले आम जाके केस करो, ठीक है? जो वकील आपने पकड़ना पकड़ो, आप जबरदस्ती वीडियो बनवा सकते हैं, आपने बनवानी है, ये चीज मैं आपको ओपनली कह रहा हूँ। अच्छा जी, ये एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म था, ठीक है, जिस तरह के अमेजोन वगैरह और ये सारे मतलब ईबे शीबे ये सारे मार्केट प्लेसेस होती है ना, ये दुबई में एक प्लेटफॉर्म खुला था। अब ये बंदा ना मैंने बनाता है, मतलब इसने क्या किया, एक फेक अर्निंग डैशबोर्ड बना दिया मुझे, और इसने कहा जी आप अपनी ऑडियंस को बताएं कि इस तरह से काम होता है, इस तरह से पैसे बनते हैं, और वो लोग यहीं पे आके साइन अप करेंगे, $5 साइन अप करने के देंगे, इस पे अकाउंट बनाने के देंगे, उसके बाद में जो इन्वेंट्री खरीदेंगे वो भी हमसे प्राइवेट सप्लायर से खरीदेंगे, मतलब इनके ही पेमेंट गेटवे में जाके पेमेंट करेंगे। इसका मतलब मकसद ये था कि लोग आन के पैसे देंगे, इन्वेंट्री के पैसे देंगे, साइन अप करेंगे, और ये बंदा सारे पैसे लेके फरार हो जाएगा। और इसने इस चीज के मुझे 7 लाख रुपए दिए थे, और 7 लाख लेने के बाद मैंने इस बंदे को सारे पैसे वापस किए, क्योंकि मुझे इसकी गेम समझ आ गई थी। और मैं इस तरह के पैसों पे थूकता भी नहीं हूं, जो कि लाइक आप किसी को बेवकूफ बना के या किसी गरीब का नुकसान करवा के आप अपना घर या अपना पेट भरें, ठीक है? उसके बाद इल्जाम आ गया जी फोन कंपनीज वाला। और मेरी गाल सुनो, ये भी 2025 का वाकया, ठीक है? एक मैं साइड पे मैसेज लगा रहा हूं, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने पूरा मैसेज बना के लिखा हुआ है कि आई वांटेड टू अपडेट यू रिगार्डिंग 5 रिव्यू वीडियो आफ्टर स्पेंडिंग अ वीक टेस्टिंग द फोन। आई ऑब्जर्व सम लाइक मैंने यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स लिखे हुए हैं कि कंपनी जो जो चीज़ें क्लेम कर रही है वो सारे मामला, और ये फ़ोन थोड़ा हैंग होता है। नीचे मैंने हैंग होने की फ़ोन की वीडियो भी डाली हुई है, और मैंने कहा जी ये मुझे इस वीडियो बनाने के 4 लाख रुपए दे रहे थे, ठीक है? मैंने फ़ोन वैसे ही इनको वापस भेज दिया, और मैंने कहा जी मैंने इस फ़ोन का रिव्यू नहीं करना। तो ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाया ना कि जो कंपनी, मामा तेन कंपनी से कहना नहीं आता, कि जो कंपनी इनको पैसे नहीं देती ये उनके खिलाफ हो जाते हैं, डूब के मार जा। वैसे ना मुझे हंसी आ रही है, मतलब मुझे एक अकेले बंदे को गिराने के लिए पूरी की पूरी इन्फ्लुएंसर कम्युनिटी, सारे के सारे ये ब्लॉगर, उसके अलावा ये फेक ट्रेडर्स और ये जितने भी फेक बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करते थे, सारे मेरे खिलाफ हो गए, ठीक है? उसकी रीज़न पता क्या है कि मैंने शुरू दिन से लेके 2022-23 के बाद ना, मैंने हर उस फेक ऐप को, हर उस फेक इन्फ्लुएंसर को, हर उस फेक अर्निंग प्लेटफॉर्म को मैंने एक्सपोज किया, जो ये लोगों को लूटने के लिए प्लान बनाते थे। इवन के रजब नानी वाला इन्होंने जो तुहानू कोर्स बेचने का प्लान बनाया सी, वो भी मैं एक्सपोज करता, ठीक है? तो इन लोगों का मेरे से मसला सिर्फ एक ही था कि मैंने इन सब की पोल खोली है, और उन सारी चीज़ों को मैंने टेक्निकल वे में जो है वो एक्सपोज किया है। अब इनके पास कुछ बचा नहीं था, तो क्या हुआ जी, मेरा अपना ही यार, अपना ही पाला है कुत्ता गद्दार, वो इनके पास चला गया, इसने जाके उनको जो है मेरा पर्सनल डाटा दे दिया। बाकी में ये लोग इस तरह से शो करवा रहे हैं कि हम इस पर बात नहीं करेंगे, ये आपका पर्सनल फेल है, ये है वो है। हालांकि जिस बंदे के साथ पॉडकास्ट हुआ है और रजब भट्ट का अपना जाती उसका घर ही सिर्फ जो है रजब भट्ट पे बात करने से चलता है, ठीक है? तो ये सारा मामला इन्होंने किया प्लानिंग के साथ, ठीक है? अब क्या हुआ, पॉडकास्ट आया, रजब शेयर कर रहा है, नानी वाला शेयर कर रहा है, लोग अपनी अपनी कम्युनिटीज में डाल रहे हैं। मतलब जहां जहां पे जिस जिस बंदे का जितना जितना जोर लगता था, बनता था, हर बंदे ने अपना जोर आजमाया है। बात की जाए नानी वाले की, तो नानी वाले का जो बिजनेस मॉडल है वो मैं सारा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला बिजनेस मॉडल उसका पता क्या है कि जो फेमस बंदा होता है, जो करंट टाइम में पीक पे होता है, उसकी झोली में जाके बैठ जाता है। इसने लाइफ में सबसे पहले प्रमोट किया था अनस अली को, उससे इसने पैसे कमाए भी, उसने भी बड़े पैसे कमाए, ठीक है? उसके बाद एक और कोर्स सेलर के साथ इनकी डील चल रही थी पिछली कंट्रोवर्सी में। वो बंदा रोता हुआ अपने मुंह से क्या कह रहा है कि मैंने रजब को टिकटें करवा के दी, इनके खर्चे उठाए, इन्होंने कहा जी व्लॉग में लेंगे, आपका कोर्स प्रमोट करेंगे, आप गाड़ी दे दें, 80 लाख दे दें, 90 लाख दे दें। मैंने कि रजब के व्लॉग तुम्हारा स्पेशल आएगा, तो मैंने कहा चलें ठीक है, लेकिन व्लॉग नहीं आया। फिर बड़ी चीज़ें मैंने कहा मुझे एक वीडियो दे दें, वीडियो भी नहीं डली, और ट्रेंड भी नहीं चला, पैसे भी लगते गए, काफ़ी टाइम मैंने दिया। मुझसे रजब ने और नजब ने नदीम ने जो है ना, मुझे नदीम भाई ने कहा कि यार तुम रजब को गाड़ी अपनी E-tron जो है ना करोड़ रुपए की दे दो, तो करोड़ रुपए की E-tron काट लो, बाकी तुम हमसे कैश ले लो। इससे आगे इन्होंने बात की मुझे। अब अगर आपको अभी तक इस ऑडियो की समझ नहीं ना, ये जो यहाँ पे आप सुन रहे हो, तो ये यहाँ पे एक कोर्स सेलर अपना रोना धोना सुना रहा है कि वो नदीम और रजब के साथ डील करना चाह रहा था, या डील बन गई थी, एग्रीमेंट हो गया था कोर्स बेचने का, और नदीम नानी वाले का यही धंधा बिजनेस है, ठीक है? और ये रिकॉर्डिंग पिछले साल के जब डकी मेरे साथ वो 10-15 दिन रहा था उस कॉन्ट्रोवर्सी में, तो तब इस बंदे ने कहा था, इस कोर्स सेलर ने, कि मेरी तला से पॉडकास्ट करवा दे, मैंने भी उन लोगों को एक्सपोज करना है। और समझ आती भी कि नहीं आती भी गाड़ी की, क्योंकि आपको पता 180 वैल्यू है,
मैंने कहा करोड़ रुपया कैश ले लो हमसे, करोड़ रुपया कैश लेके 80 लाख रुपए में गाड़ी काट लेते हैं। ये मुझे रजब भाई ने वहाँ खड़े होके, आपको याद होगा मेरी दफा आइसक्रीम खाने गए थे जो टाउन में, आप भी वहाँ पे थे। हाँ जी रजब भाई ने मुझे उसका शुगर भी लगा था, कोर्स सेलर्स समथिंग व्हाटएवर, मीम बन गया 500 के, हाँ जी 500 के 400 के फॉलोअर कर दूंगा, इस तरह की बात हुई थी। तो मैं फिर मुझे वो बात ज़रा समझ नहीं है, मैंने नदीम भाई से कहा, मैंने कहा आप मुझसे 20-30 लाख में डील कर लें। मैं नदीम भाई को सेपरेट कहा आप कर रहे हैं, मुझे प्रमोट कर दें। नदीम भाई ने कहा नहीं रजब करेगा, रजब करेगा। तो 20-30 लाख किसने देने थे? मैंने देने थे। मैंने नदीम भाई से कहा था कि 20-30 लाख में ना आप मुझसे प्रमोशन, क्योंकि आपका मेरा लीगल स्टाम्प कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कंपनी रजिस्टर हुई है, हम अपना काम तो स्टार्ट करें, क्योंकि 5 महीने हो चुके थे इस चीज को ना। 5 महीने लगा रहा साथ, लेकिन वो एक वीडियो भी नहीं मिली। तो फिर एट द एंड वो मुझे कहते, जब अभी लास्ट टाइम जब ये मामला सारा हुआ, मैं नदीम भाई के पास गया था, मैंने कहा यार नदीम भाई मुझे आप एक वीडियो दे दें, मुझे अब कोई मेरे प्रमोशन एक कर दें, मेरा बिजनेस जो है ना वो नहीं चल रहा, मैं 8 महीने लगा रहा हूँ आपके साथ, पैसे भी लगाए, कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ, हर चीज़। मुझे कहते यार पॉसिबल नहीं है, सारा डिसीजन जो है मैं नहीं कर सकता, अब तो तुम अपना काम खुद ही देखो। तो मुझे इस तरह साइड पे करवा दिया एट द एंड। मुझे भी यही सेम बात आवली कहेगी, तसीन यू आर फिनिश्ड, ये अल्लाह की कसम में सच बात है। हालांकि हमारी कंपनी रजिस्टर्ड थी, हमारे तो मेरे पास लीगल स्टाम्प पेपर हुआ है, गुरु अकेडमी के नाम से कंपनी रजिस्टर्ड है, 50% पार्टनर है उसमें। आपका और नदीम का 50-50 हुआ था जी, 50% हमारा लीगल स्टाम्प पेपर पड़ा। उन्होंने मुझे कहा था, उन्होंने मुझे मुंह पे गाड़ी में बात की थी, मैं गाड़ी में चला रहा था, नदीम भाई कहते देखो अनस ने पैसा लगाया इसलिए मुझे प्रमोट किया। तो मैंने कहा यार अगर पैसों की बात है नदीम भाई, तो 4 महीने पहले आप मुझे क्या देते। मैंने तो गाड़ियों के बड़े काम करवाए, आपको आइडिया नहीं है मैंने कितने काम करवाए, गाड़ियों के काम ये वो, मैं तो बड़े काम करवाता रहा हूँ। सेपरेट कहा था कि जो ट्रेनिंग करवानी है फिजिकल, देखें ऑनलाइन बच्चा मेरे पास पोस्ट करे 2000 बच्चा ऑनलाइन का, ठीक है, उनको मैंने कहना कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, यहाँ फिजिकल आगे ट्रेनिंग ले लो, वो आगे मेरे पास, क्योंकि ट्रेनिंग मेरे पास है। तो मैंने जो फिजिकल बच्चा एनरोल करना है उसको मैंने उनकी 50% देनी है नदीम को, ये बात मैं उनको बता रहा हूँ। फिर बाद में मैं इनके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नदीम भाई आपके साथ कंपनी स्टाम्प रजिस्टर, इतना टाइम लगाया, इतना पैसा लगाया मैंने, मैं आप टिकट बुक करता रहा हूँ, रजब भाई की, हैदर की, और क्या नाम है इसका जो मांडोगर, इनकी टिकट जो कराची की मैंने बुक की थी, मेरे पास अभी स्क्रीनशॉट पड़े हैं, नहीं यार सेंड की थी अल्लाह की कसम। मैं आपको मैंने अपने कार्ड से पेमेंट की, मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट, बल्कि मैं आपको चैट का स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। लेकिन टिकट्स मैंने बुक की थी और मुझे नदीम भाई ने कहा था कि मैं आपको इसके बदले में जो है, आपको इस बदले में रजब आपका पूरा व्लॉग लाएगा चैनल पे। मैंने कहा यार चलो आ जाएगा व्लॉग, लेकिन वो कोई व्लॉग नहीं आया। अब इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको एक चीज तो आपके दिमाग में फिट बैठ गई होगी, समझ आ गई होगी कि नदीम नानी वाले का बिजनेस मॉडल क्या है। उसका एक ही बिजनेस मॉडल है, एक फेमस बंदा, दूसरी साइड पे वो बंदा जो पैसे दे सकता है, ये सिर्फ लोगों को कनेक्ट करवाता है, शोशेबाजियां डालता है और उनसे पैसे बटोरता है, और ये नहीं देखता। लेट्स से ये जिस कोर्स सेलर की अभी मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई है ना, ये एक टाइम पे बीच में ट्रेडिंग में चला गया और पता नहीं किन किन कामों में। मेरा ओपन चैलेंज है इंटरनेट पे, जेड़े बंदे नूं भुलेखा हैगा ना कि तलाह को फेसबुक एड्स नहीं आते या फलां काम नहीं आता, फलां काम नहीं आता, टेक्निकली मैं हमेशा ओपन हूँ हर बंदे के चैलेंज के लिए कि हम लाइव बैठेंगे, हम वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं बनाएंगे, यूट्यूब पे लाइव आएंगे। ई कॉमर्स में अगर आपको कोई भी आपके दिमाग में कीड़ा ना, तो मैं लाइव बैठ के निकाल दूंगा। अब 2024 में भी मेरा कोर्स था, फिर 25 में कंट्रोवर्सी हुई, 25 में जो 24 वाला कोर्स था मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा किसी को ये ना लगे कि मैं कंट्रोवर्सी के चक्कर में अपना कोर्स बेच रहा हूँ, ठीक है। 25 पूरा कोर्स बंद रहा, 26 आया। 26 में मैंने जो है वो अपना नया AI वाला जो है वो नया एक पूरा डिटेल्ड कोर्स बनाया, जिसमें 2-2 ढाई घंटे की क्लासेस हैं। आपको अगर ई कॉमर्स सीखना ना, मेरा फ्री वाला कोर्स यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। मैं कहते नहीं कि मेरा पेड कोर्स खरीदो जाके, यूट्यूब पे ये वीडियो ऊपर थंबनेल लगा रहा हूँ, इसको जाके देखो, एंजॉय मारो। और उस वीडियो में भी अगर मैंने किसी को कोर्स ज्वाइन करने का बोला ना, तो मैंने ये कहा है कि आपका ये फ्री कोर्स से काम हो जाएगा। फिर अगर आपको नहीं समझ आता, आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आप सिंगल क्लिक से सारी चीजें सीख सको, तो आप ज्वाइन कर सकते हो, ताड़ी मर्जी। मैंने कभी किसी को उसकी जिंदगी चेंज करने का, उसका कैरियर चेंज करने का या इस तरह का कोई बड़े बड़े ड्रीम्स, बुगाटियां, वड्डियां गड्डियां कुछ भी नहीं दिखाया, जैसे कोर्स सेलर्स करते हैं। हर बंदा जो कोर्स बेचता है ना, उसकी लाइफ का एक ही मोटिव होता है, उसको 2-4 गड्डियां होती हैं, फेक लाइफस्टाइल होता है, सवेरे उठता है जी कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, रात में सोने लगा कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो। लेकिन फिर मैं बोलता हूं आपको कि आपने मुझे कभी देखा इस तरह करते हुए कि मैं हर जगह पे अपने कोर्स को प्रमोट कर रहा हूं? नहीं ना, क्योंकि मेरा घर कोर्स बेचने से चलता ही नहीं है। और फिर जो मेरे कोर्स के रिव्यूज हैं वो मेरे इंस्टाग्राम पे आप जाएंगे, यहाँ पे हाईलाइट्स में हर चीज लगी हुई है। और ये पुराना 2024 वाला कोर्स था, अभी तो 25 वाले के बहुत सारे आने वाले रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कभी किसी को भी कह के नहीं लगवाई यहाँ पे इंस्टाग्राम पे। ये लोगों ने जो किया, कमाया, सीखा, वो सारा कुछ है। स्टिल फिर भी मैं आपको कहता हूँ कि भाईजान मेरा कोर्स ना खरीदो। अब ये मेरी वो यूट्यूब पे कोर्स की वीडियो है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको नजर आ रही है, 1 घंटे की 57 मिनट्स की, जिसमें मैंने हर चीज बताई है, सिखाई है। जाओ यार फ्री में जाके सीखो। अब जी बात करते हैं कि मैंने क्या स्कैम किया लोगों के साथ और मैं कौन सा ऑफिस छोड़ के भाग गया और क्या क्या मेरे साथ पिछले को 8 महीने से हुआ है। देखें, मेरा कंट्रोवर्सी के बाद मैंने एक नया स्टूडियो बनाया, दैट वाज वेरी अमेजिंग, हर किसी को बहुत पसंद आया और उसमें वो 50 लाख रुपए लगाए थे मैंने शेखुपुरा के अंदर। अब हुआ क्या कि मेरा जो दोस्त था या जो मेरा पालतू था, अब इस बंदे ने कहा जी हमने एजेंसी डालनी है,
वहाँ पे हमारा प्लान था पहले शेखुपुरा में एजेंसी डालने का, वहाँ पे हम नहीं बना पाए, वहाँ पे हमें टीम नहीं मिले। इन्होंने कहा जी लाहौर चलते हैं। मैंने कहा यहाँ पे ऑफिस डाला है तो ये मेरे लिए मुश्किल है लाहौर मूव होना। तो सबसे पहला ऑफिस हमने लिया लाहौर गार्डन टाउन में, ठीक है। वहाँ पे इन लोगों ने हायरिंग वगैरह और सारी चीज़ें स्टार्ट की, ये लोग इन्होंने सारा काम स्टार्ट किया। अब उसके बाद ये चीज़ जो है वो 6 महीने चलती रही उसी गार्डन टाउन वाले ऑफिस में। अब वो थोड़ा सा ना एरिया ऐसा था कि लोगों को लगता था वहाँ पे बहुत सारे कॉल सेंटर्स थे, तो यहाँ पे कोई स्कैम होता है। इन्होंने कहा जी आप लोकेशन चेंज करवा दें, हम जो है इंशाल्लाह बिजनेस को उड़ा के ले जाएंगे और पता नहीं क्या क्या कर देंगे। मैंने कहा ओके, क्योंकि मैं बैकएंड पे एज ए इन्वेस्टर और मार्केटर था, ठीक है। सारा कुछ मैनेज करने वाला रज़ा को दिया हुआ था मैंने, और उसके बाद उसके नीचे जो था वो इब्रार नाम का बंदा था जो कि हमारा मैनेजर था, ठीक है। अब इन्होंने कहा जी नया ऑफिस चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है आप ढूंढ ले ऑफिस जाके। ऑफिस मिला जी ठोकर वेस्टवुड कॉलोनी के अंदर, और ऑफिस का रेंट है 3.25 लाख रुपए। मैंने कहा ओके। मैंने टोटल 12 लाख रुपए दिए इनको अपनी जेब से कि जाएं आप ऑफिस नया लें और अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट करें। ऑफिस ले दिया। मैंने कहा जी सेल्स नहीं आ रही, पैसा नहीं आ रहा, क्या चल रहा है? लैपटॉप्स चाहिए। मैंने 4 लाख के 3.5 लाख के लैपटॉप ले दिए। अब मैंने कहा सेल्स नहीं आ रही, सिमें चाहिए और कॉलिंग के लिए नए फ़ोन्स चाहिए, मैंने वो भी ले दिए। इन चीज़ों को करते ना 15-20 दिन गुजर जाते थे, 10-15 दिन हर एक बहाने में, इसको आप बहाना कह लो, एक्स डालना कह लो, टाइम गुजर जाता था। और ये जो टाइम सारा साथ साथ गुजर रहा था ना, लाइक कभी मोबाइल है, कभी लैपटॉप है, कभी कुछ चाहिए, तो उस सब के दौरान हर महीने की जो सैलरीज थी 15 से 20 लाख बनती थी। अब इन लोगों ने टोटल 20 से 25 लोग एक एजेंसी में हायर कर लिए, मुझे बिना बताए। मुझे नहीं पता कौन बंदा है, उसका क्या डिपार्टमेंट है, वो क्या काम करता है। देखिए यहाँ पे मैं मानता हूँ मेरी भी गलती है कि मैंने आज से पहले इस तरह का फिजिकल बिजनेस या ऑफिस या टीम्स रन नहीं की थी। मैंने सिर्फ ई कॉमर्स किया था और कंटेंट बनाया था, ठीक है। 20-25 लोग इन्होंने हायर कर लिए। हर महीने का एक्सपेंस है 20 से 25 लाख रुपए, ठीक है। मेरे पास सारी रिसिप्टें, सारे प्रूफ, हर चीज़ पड़ी हुई है। खैर अब हर महीने सेल हो रही है, कभी 10 लाख, कभी 12 लाख, 15 लाख। दैट मीन्स कि हर महीने मेरी जेब से 5, 7, 10 लाख रुपया मेरे से जा रहा है। जो मैं साइड से कंटेंट से या दूसरी चीज़ों से पैसा कमा रहा था वो भी मैं यहीं पे डाल रहा हूँ इसी एजेंसी के अंदर। मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ा सिस्टम ख़राब चल रहा है। मतलब मेरा ना मैं यहाँ पे शेखुपुरा में बैठ के फोकस से वीडियोस बना पा रहा हूँ, ना मैं लाहौर को मैनेज कर पा रहा हूँ। हर तीसरे चौथे दिन मुझे गाड़ी निकाल के लाहौर जाना पड़ता है कि जी क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, नए एड्स बना दें, नए क्लाइंट्स आ रहे हैं। मैंने एक बहुत हार्ड डिसीजन लिया। मैं अपनी फैमिली के सामने बैठा, मैंने अपने अब्बा जी की रिक्वेस्ट डाली कि जी ये मामला मुद्दा है और मैंने लाहौर मूव होना है। लाइक उन्होंने कहा जी तू आप बगैरत है, तू पागल है, तुझे कहा था कि शेखपुरा वाले स्टूडियो पे ऑफिस पे इतने पैसे ना लगा। अब वहाँ पे मैं सारा पैसा लगा चुका था, ठीक है। तो लेकिन मैंने उनको कहीं ना कहीं मैंने कहा जी ऑफिस है, एजेंसी है, रज़ा है, काम चल रहा है, कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने वो ऑफिस डिमोलिश किया। अब मज़े की बात 50 लाख ऑलरेडी लगाया था, डिमोलिश करने पे भी हमें 2-2.5 लाख रुपए उस पर लग गए, वो सामान उतरवाने में और सारी चीज़ें मूव करने में, शायद इससे ज़्यादा लग गए हों। खैर हम लाहौर आ गए। अब लाहौर आए तो ऑब्वियसली मुझे फिर से स्टूडियो चाहिए था वीडियोज़ बनाने के लिए। एक जगह पे टीम सारा दिन बैठती थी, उत्थे वीडियो बननी नहीं सन, रात को वीडियोज़ वैसे नहीं बनती। टॉपिक ऐसे होते हैं कि यार डे टाइम या डे में ही शूट होता है, बहुत सारे मामला होते हैं। उस ऑफिस के साथ एक और ऑफिस था, रज़ा ने मुझे कहा कि आप ये ऑफिस ले लो। अब ऑफिस, दोनों ऑफिस का किराया हो गया 5.25 लाख रुपए, जो मैं अपनी पॉकेट से दे रहा था। 3 महीने मैं उस ऑफिस में रहा हूँ प्रॉबली, और मैं 5.25 लाख हर महीने रेंट देता था, और मैं ज़मीन पे और सोफे पे सोता रहा हूँ 3 महीने कि यार चलो कहीं ना कहीं कंपनी या ऑफिस चल ही जाएगा। मुश्किलात आती हैं, स्टार्टअप्स शायद ऐसे ही चलते हैं, या मैंने आज से पहले इस तरह का काम नहीं किया तो मुझे इसलिए ज़्यादा फील हो रहा है। मेरी फुल फटी पड़ी, मेरी हालत टायर्ड, मेरी फैमिली अभी शेखपुरा है, वो लाहौर नहीं आए, ठीक है। और मैं दिन रात ऑफिस के अंदर मतलब आइसोलेटेड होकर रह गया हूँ, काम में, पैसे लेन देन में और सारे मामला थे। मैंने रज़ा को कहा यार आप ना ये जो मैनेजर है ना इसको निकलवा दो, इसको निकाल दो, या फिर इससे एग्रीमेंट ले लो और सारे स्टाफ से एग्रीमेंट ले लो, जो कि ये सारे एग्रीमेंट्स रज़ा के आईडी कार्ड पे इशू हुए हुए हैं, ये सारे पड़े हुए हैं, ठीक है। रज़ा ने ये एग्रीमेंट निकलवाया, लेकिन उसने आज तक किसी स्टाफ से, इब्रार से साइन नहीं करवाया। उसने, मैंने जब भी उसको कहा कि यार इब्रार मुझे बंदा ठीक नहीं लगता, इसने कहा जी मैं इसको मैनेज कर लूँगा, चक्कर ही कोई नहीं है। मैंने कहा यार इस तरह नहीं होता। मैंने इसको कहा यार मतलब फजूल में कोई भी क्लाइंट ऐसे मुंह उठा के आ जाता है और कहता है जी मैनू पैसे वापस करो। पैसे देखो, सर्विस बेस्ड बिजनेस है, एक बंदे का स्टोर बन गया, एड चल गए, काफ़ी सारा काम हो गया, तो वो काम किस खाते में जाएगा, ठीक है।
तो मैंने कहा इब्रार को निकाल दो। आगे इसी का मैं वॉइस नोट डालता हूँ जिसमें इसने मुझे कहा जी अभी इसको रहने दो, ये बंदा बड़ा ठीक है, मतलब एक क्लाइंट रिफंड मांगने आता है, ये 50,000 रुपये उससे और घेर लेता है। मैं कहा यार ਹਾਂਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕਰਨਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਬੜੇ ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਯਾਰ। ਕਲਾਇੰਟ ਰੀਫੰਡ ਲੈਣ ਆਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚ ਹੋਰ 50,000 ਫੜ ਲੈਂਦਾ। मतलब भैया की गल एक बंदा रिफंड लैन आया तो 50,000 रुपये को और ले लिया। भैया रिफंड लैन क्यों आया रजा भाई, वजह क्या है? उस 50,000 का मैं क्या करूँ, लोग मेरी फेस वैल्यू पे आते हैं। आप उसको एटलीस्ट, आपके पास 20-25 लोग हैं और आपसे प्रोजेक्ट्स ही नहीं संभाले जा रहे। आप मुझे ना प्रोजेक्ट्स का डाटा दे रहे हो कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या मामला हैं, ना आप लोगों का आपसे सही काम हो रहा है। अब यहाँ पे मैं अपनी जो मेरे पास टीम है ना, मेरे पास 4-5 लोग रह गए, बाकी सारी टीम वो रजा वगैरह और इब्रार साइड पे लेके जाके उन्होंने अपना ऑफिस बना लिया। ठीक है, वही सारी टीम। मैं आपको बताता हूँ कि एजेंसी में जो नंबर चल रहा था, जो चैट सपोर्ट थी, जहाँ पे सारे क्लाइंट्स की चैट थी, सारे प्रोजेक्ट से, वो भी नंबर इब्रार का था। और मैंने ये बात रजा को बोली थी कि काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह मैच हो रही हैं, ये काम ठीक नहीं चल रहा। अब जी रजा साहब अगेन वही कि जी अपना बंदा चंगा है, बंदा चंगा है। अब उसके बाद रजा का क्या रोल था इस ऑफिस में, मैंने कहा यार ब्रदर देखो मेरी फटी पड़ी है, लगी पड़ी है, मेरी लाइफ का ये सबसे वर्स्ट टाइम है कि मैं अपने घर वालों से दूर हूँ, मैं सोफ़े पे ज़मीन पे सोता हूँ। लोगों को क्या पता है कि मेरी क्या लाइफस्टाइल है, ये क्या मामला था। हर कोई इंटरनेट पे मुझे एक फ्लैशी लाइफ से जानता है या एक अच्छा मतलब बंदा समझता है और सारे मामला था, लेकिन मेरी तो लाइफ यहाँ पे बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। तो भाईजान काम पे फोकस करें। रज़ा साहब का एक ही सिस्टम था, शाम 4 बजे डेली ऑफिस आना, 6 बजे ऑफिस बंद है, 7-8 बजे तक मेरे पास बैठना है। सुबह की रोटी वो शाम 4-5 बजे ही खाता था, वहाँ से खानी है उसने। और उसने मेरा डाला या मेरी सिविक, दोनों में से एक गाड़ी उठानी है। अब मेरी गाड़ियों में कार्ड्स मेरे पड़े हैं, वॉलेट मेरा पड़ा है, उन गाड़ियों में पेट्रोल मेरा, हर चीज़ मेरी है। फिर इसके पास किसी चीज़ का हिसाब नहीं है। ये सारा फड्डा मामला हुआ पता क्यों है, या इसको निकाला क्यों है? क्योंकि इसके पास किसी चीज़ का हिसाब ही नहीं था, सारा कुछ इसी इंसान पे छोड़ा हुआ था। अब मैंने इसको कहा यार आपने मुझे कहा था कि मुझे एक लैपटॉप ले दो, मैंने आपको एक 60,000 का लैपटॉप लेके दिया। अब आपने मुझे कहा कि यार लैपटॉप पे मैं नहीं काम करना, आप मुझे मैकबुक लेके दो। हालांकि जिसने काम करना है वो फ़ोन पे भी एक्सेल या गूगल शीट्स पे कर लेता है। मैंने इसको 1,80,000 का मैकबुक लेके दिया और वो मैकबुक इसकी गाड़ी में 3 महीने पड़ा ख़राब हो गया, इसने आज तक नहीं खोला। आंदा ही कुछ नहीं ना, सारी उम्र हाल रोड पे प्रोटेक्टर लाए ने, ग्लास शीटा लाइया ने। उन चीज़ों में और इन टेक्निकल मामलों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ले जी मैंने कर करा के कह कवा के ना इनसे सारा क्लाइंट्स का डाटा लिया। टोटल हमारे पास एक्टिव क्लाइंट्स से 80 ये जो बोंगियाँ मार रहे हैं ना वीडियोस में कि 200-300 सब बेकार है। और फिर रज़ा अब ये हर जगह पे जाके लोगों को कह रहा है कि मैंने फ्रॉड किया, तला फ्रॉडिया, स्कैमर है। ओके रज़ा भाई आप 2 साल मेरे पैसों पे पलते रहे हैं, आपकी बीवी की तबीयत ख़राब है, मैंने पैसे देने हैं, आपके बच्चों की तबीयत ख़राब है, मैंने पैसे देने हैं, आपको पैम्पर्स के लिए पैसे चाहिए, मैंने पैसे देने हैं, ताड़ी दुकान बंद होगी है, पैरा ले अगर आगे दुकान बंद कर गए पैरा फोर्स तो वो पैसे मैंने देने हैं। तो आप फिर मेरा ख्याल है कि पिछले 2 साल से आप हराम ही खा रहे हैं। और फिर इस पॉडकास्ट के अंदर ये जो गूगल पिक्सल का फोन है, इस तरह के 2 फोन इस बंदे के पास मेरे हैं। उसके अलावा इसकी वाइफ को मैंने एक OnePlus का फोन दिया, ठीक है। और यार जो सूट पा के बैठा है अभी सूट मैं लगा देता है, ये यारी दोस्ती में ये चीजें नॉर्मल है, ठीक है। उसके अलावा इसी पॉडकास्ट में अगर हम यहाँ पे थोड़ा पीछे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ये मैकबुक पड़ा हुआ नजर आ रहा है और ये वही मैकबुक है जो मैंने इसको 1,80,000 का लेके दिया था। और तो और मेरे विंडो लैपटॉप्स भी ये लोग उठा के ले गए। यार तेरी हिम्मत इतना कुछ करने तो बाद भी तू पॉडकास्ट देता है चोरा। ये मेरी शराफत थी कि मैंने तुम लोगों पे कोई एक्शन नहीं लिया या कुछ कहा नहीं। मैं चाहता था कि यार मेरा टाइम ना वेस्ट हो, मैं आगे ही जिंदगी में बड़ा पीछे चला गया, मेरा नुकसान हो गया, टाइम जाया हुआ। हालांकि तुम लोग जो डॉक्यूमेंट उठा के ले गए थे, ये जो CCTV में दोबारा इब्रार की डाल रहा हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट्स उठा के लेके जा रहा है और जो तुम लोगों ने गूगल शीट्स क्लियर कर दी थी, उनमें 2 मिलियन मतलब के 20 लाख रुपए क्लाइंटों से लेने वाले रहते थे जो कि सर्विस चार्जेस थे, ठीक है, जो कि आने थे। वो पैसे भी तुसी लै गए और ताड़ी तो सारी रोजी रोटी मेरे सिर ते चलती पई, सारे के सारे मेरे एक्टिव क्लाइंट्स उठा के ले गए और सारे मामला कर दिए तुम लोगों ने। तानू फिर भी शर्म नहीं आती भी। अब इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी, इसने ना स्टाफ के साथ एग्रीमेंट किया, ना इसने वो इब्रार के साथ किया। इसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही थी कि इन्होंने ये सारा बिजनेस मेरे से छीन के साइड पे हो जाना। और इन्होंने किया। जब मैंने हिसाब मांगा, रज़ा नहीं आया, उसके बाद 5 दिन ऑफिस नहीं आया, ना उसने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने भी उसको ओपन छोड़ दिया। अब आखिरी जो फड्डा हुआ ना, ये जो मुझे वॉचेस देता था, ये कहता ना मैं तला से कुछ नहीं था लेता, मैंने इसको भाई बनाया हुआ था, मैं सिर्फ 100 रुपया रखता था। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं यहाँ पे 1% भी झूठ नहीं बोलूँगा, बोलूँ तो मुझे अल्लाह गर्क करे। ये बंदा जिस प्राइस में मुझे घड़ियाँ देता था ना, उससे कम प्राइस में मुझे मार्केट से, कराची से, लाहौर से, मुझे भी पता हाल से सारा सामान मिलता है, लेकिन मैंने इसको भाई बना के रखा हुआ था। मैं कभी भी उस होलसेलर के साथ डायरेक्ट नहीं हुआ या मैं मार्केट नहीं गया। अब ये जिस प्राइस में मुझे घड़ी देता था वो ऑलरेडी प्राइस महंगी होती थी, फिर उस प्राइस में 100 रुपया ये मुंह से जो कह रहा था कि मैं 100 रुपये ऐड करवाता था, वो 100 रुपये ऐड होता था। उसके बाद मैं एज ए इसको भाई समझ के 200-300 रुपया मजीद इसके 100 रुपये के बाद ऊपर ऐड करके घड़ी इससे या कोई प्रोडक्ट लेता था।
मतलब मैं मार्केट से 400-500 रुपये वो प्रोडक्ट इससे महंगा लेता था, ठीक है। अब इसने जो सामान ला के दिया मुझे, इसने अगस्त 2025 में सामान ला के दिया, हमने थोड़ा सा सामान बेचा बिका भी, लेकिन मुझे उस सामान में क्लेम बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने कहा यार मैंने अब ये चीज़ें नहीं बेचनी, ये बहुत घटिया लो क्वालिटी है, सामान उठाओ तो पहुंचो वापस। इसने 1-2 घड़ियाँ वापस कर भी ली, मतलब थोड़ा बहुत 100-150 पीस इसने वापस उठा लिए। बाकी कहता नहीं बिक जाएगा बेच देंगे, बिक जाएगा बेच देंगे। अब ये सामान वापस क्यों नहीं था ले रहा, क्योंकि मैंने इसको घड़ियों की ऑलरेडी 17 लाख रुपये पेमेंट की हुई थी, जो कि टोटल बैलेंस 45 लाख था। 17 लाख मैंने इस बंदे को दे दिया था। अब वो जो घड़ियों वाला मेन बंदा था जिससे ये सामान उठाता था, ये उस बंदे के साथ इनका ये ताल्लुक, ये कोई होलसेलर नहीं है, ठीक है। इन्हों की छोटी जी यतीम खाने दुकान है जिसे 3 बंदे इकट्ठे नहीं पै सकते, समझ इस बात को। तो ये वहाँ पे भी ग्लास प्रोटेक्टर और सारे काम करते। इवन इन्होंने जो दुकान डाली है उस दुकान में इन्होंने मोबाइल्स का काम करना था, कीपैड और टच मोबाइल्स इन्होंने बेचने थे, उसमें भी इनको मैंने पैसे डाल के दिए और ये बात इसको पता है, ठीक है। अब क्या हुआ जी, वो बात आ गई घड़ियों पे। वो जो अब बाबा है ना जिससे ये सामान लेता था होलसेल पे, वो डायरेक्ट ऑफिस आ गया, वो मेरे फेस टू फेस मेरे सामने बैठा है। अब जब वो बंदा मुझे यहाँ पे कह रहा था जी सामान वापस करो, इसने मुझे कहा सामान वाली गेम को नथी करो, मतलब उसको मना कर दो, सामान वापस नहीं करना वरना वो बोलेगा उतने पैसे दे दो, बाकी चीज़ आपको वीडियो में समझ आ जाएगी। और वो बंदा कह रहा है जी आप मुझे सामान वापस उठवा दे, मुझे पैसे नहीं चाहिए, ठीक है। अब एक बंदा आके कह रहा है तो मसला ही कोई नहीं है, मैं भी इजी। मैंने कहा जी मैंने 17 लाख ऑलरेडी दिया, बाकी जो 1-1.5 लाख का फ़र्क आएगा वो इसको मौके पे दूंगा, टॉपिक क्लोज। मैंने घड़ियाँ बेचनी नहीं है क्योंकि क्वालिटी बहुत घटिया थी। तो हुआ क्या, ये मेरे सामने बैठ के, साइड पे ये बैठा, सामने वो बंदा बैठा होलसेलर, ये मुझे कह रहा है जी घड़ियाँ वापस नहीं करनी घड़ियाँ। मैं हैरान, मैं कि यार क्यों नहीं वापस करनी, क्योंकि साफ सीधा ना, जितने का सामान बिका वो पैसे चले गए और जो रहता है वो सामान उठा ले। अब वो बाबा कहता है जी इसने तो मुझे 8-9 लाख रुपए दिए हैं। मैंने कहा जी मैंने आपको 17 लाख रुपए दिए हैं। बाबा कहता है मुझे 8-9 लाख हैं। तो मैं क्या, आप मेरे से तो डायरेक्ट है ही नहीं, ये रजा बैठा, आप इससे बात करें। तो आगे से रजा साहब कहते हैं नहीं जी असी तुहानू पिछला बिल भी क्लियर करवाया सी। और पिछला बिल क्या था, वो इनकी दुकान का बिल था जो ये इनसे सामान लेते थे। तो इन्होंने उन पैसों में वो पैसे क्लियर करवा दिए और मेरे पैसों में सिर्फ इन्होंने बाबे को 8-9 लाख रुपए दिए। दैट मीन 7-8 लाख का घपला था। और ये वो घपला था जो इसको पैसे बचने थे बीच में। अक्सर होता है ना, आप किसी का काम करे करवाएं या घर का किसी सिस्टम में आपने फट्टी लगानी है, तो जो आप फट्टी लगाते हैं ना वो आप पहले यूज़ कर लेते हैं। अब ये वो पैसे यूज़ कर चुके थे, यूटिलाइज कर चुके थे। तो अगर ये बाबे को सामान वापस जाता तो वो जो 7-8 लाख की फट्टी थी वो इनको जेब से देनी पड़नी थी। तो ये इसलिए कह रहा था कि सामान वापस नहीं करना, बट मेरे हालात ऑलरेडी बहुत चल रहे थे। और पिछले 2 सालों में मैंने वॉचेस का जितना भी इसके साथ काम किया, देखिए एक बात सबको मैं बोलता हूँ जी, के अंदर जी घड़ियाँ लाया, ये लाया, वो कर दिया, लाइफ चेंज होगी। देखें लोग मुझे जानते थे तो मेरे से लोगों ने परचेजिंग की है ना, वो मेरा फेस था। और मेरे 2023 में ही 5 लाख फॉलोवर हो चुके थे। जो ये बोंगियाँ मार रहा है कि मैं आया इसके फॉलोवर हुए, ये वो, मेरे पास हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब मैं, ये घड़ियों वाला मामला हो गया, इसके साथ हिसाब किया, इसकी फट गई क्योंकि अब इनको अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद इसने कहा जी मेरा भरा होना आगे हिसाब करेगा, हालांकि सामान का लेन देन तो तुम्हारा मेरा है, भरा कितों आ गया। ये शुरू से ऐसे ही करता था। इसने जब भी कभी ब्लैकमेल करना है, क्योंकि इसके भाई के पास वो मेरा निकाहनामा पड़ा हुआ, सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात, अब सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। मैं आपको गिनवाता जाऊँ ना तो मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि इसने 1 साल के अंदर मेरे से 1 करोड़ से ज़्यादा ही पैसे खाए होंगे जो ये मुकर्रर है, ठीक है। मेरी बात सुने, वो एक पॉडकास्ट में उसने ये भी कहा, मतलब वो जो पॉडकास्ट था कि मैं दिन का 40-50 हज़ार रुपये कमा लेता था। दैट मीन्स कि एक बंदा दिन का 50 हज़ार रुपये कमाता, वो महीने का 15 लाख रुपये कमाता है। तो तू से तो 2 साल मेरे नाल काटते, इसको कुछ फ़ायदा तो था ना, इस तरह तो नहीं होता। फिर ये कहता जी मेरे अब्बा जी मुझे समझाते थे कि तुम सामान दो और वापस आओ, तू क्यों नहीं गया वापस? तेन मेरा अब्बा भी कहता रहा कि तेरा वालिद फोत हो गया, अल्लाह ताला भाईजान उनकी मगफिरत करें, हमारा उनसे कोई नहीं था, वो बहुत अच्छे इंसान, सिंपल सी बात है। मेरे अब्बा जी ने तुझे ये कहा था कि तुम वापस जाओ, तुम्हारे पीछे 2 भाई हैं, तेरियां भैनां ब्याह वालियां ने, जाके उन्होंने ख्याल कर, तू कितने साड़ना फिरदा पिया, क्योंकि तेन गड्डियां, अयाशियां, कार्ड मेरा, सिगरेट तक मेरे पैसे हैं, जो कपड़े पैम्पर ये तो बड़ी दूर की बातें हैं, तू तो फुल अयाशी। इवन इसने अगर अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है तो वो भी तलहा ने डलवा के देना, वो भी पेट्रोल तलहा के कार्ड से जाना है। तो अब देखो कि मैं कब तक ब्लैकमेल होता। वो सिर्फ ब्लैकमेल में एक चीज़ पे हो रहा था कि इसके पास मेरा ये डाटा था और मेरा इसके पास वो निकाहनामा था, सिंपल सी बात है। अब जब लास्ट टाइम पे ये सारी चीज़ें खत्म हुई है ना, इसका भाई मेरे से 4,65,000 रुपया ले गया, ठीक है। और उस टाइम उसने मुझे एक नकली निकाहनामा दिया और हल्फन मुझे ये बात पता थी कि वो मुझे नकली दे रहा है। लेकिन मैंने कहा यार मैं सिर्फ ये चाहता था कि मेरे 2 साल ज़ाया हुए, मेरे बहुत पैसे ज़ाया हुए हैं, ठीक है, मेरी लाइफ पूरी हो चुकी है। तो मैं बजाय इन लोगों से अब लड़ूं, लीगल जाऊं, सोशल मीडिया पे वीडियो डालूं, मैंने इसको बोला भाईजान मैं आउट हूँ इस चीज़ से, ठीक है। फिर भी इसने ये सारी गिरी हुई और ये सारे मामलात किए और मेरी निजी लाइफ को ये बंदा बाहर लेके आया। और हालांकि मैंने इसका आखिरी 15,000 रुपया जो देना था वो भी मैंने इसके अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफ़र किए। और वो 15,000 जो इसने
किसी बंदे का कहा था कि यार वो फलां बंदे के पैसे रहते थे तेरी तरफ, वो मुझे मैसेज कर रहा है। जिस दिन मैं उस बंदे के पास गया उन्होंने मैंने कहा जी इन्हें मैंने 15,000 भी देता यार। अब जी वापस टॉपिक पे चलते हैं, बात हिसाब किताब पे चल रही थी। तो रज़ा साहब का जो घड़ियों वाला हिसाब है ये हो गया, ये आपको कहानी समझ आ गई। अब आ जाएँ जी एजेंसी वाले मामले पे। हर चीज़ रज़ा के नाम पे थी, ठीक है, ऑफिस के एग्रीमेंट्स, उसके अलावा स्टाफ, हर चीज़। ये जो नदीम वगैरह कह रहे हैं जी साढ़े को एग्रीमेंट ने, ये एग्रीमेंट मैं स्क्रीन पे डालूंगा। ये जिस बंदे ने पैसे दिए हैं जिसमें ये सारी सर्विसेज लिखी हुई हैं, अगर किसी को सर्विसेज नहीं मिली तो मैं आपका देनदार हूँ, मैं डायरेक्ट आपका देनदार हूँ। रही गाल एनसीसी जान दी तो जिनने किसी ने कोई एनसीसी जाना आप शौक पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को मसला है आई एम ओपन, मैं आपके मसले को हल करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। अब हुआ क्या कि एजेंसी का हिसाब मैंने उससे मांगा, क्योंकि इसने मुझे कहा था कि तू मैंने मैकबुक ला दे, मैं दुनिया ला दूंगा। मैकबुक भी 1,80,000 का लेके दिया, वो भी ख़राब हो गया। अब जी बात रज़ा साहब पे आ गई, घड़ियों का हिसाब हुआ। रज़ा 5 दिन ऑफिस नहीं आया। छठे दिन मैं फैसलाबाद चला गया, मेरा एक मामला था, ठीक है, और पता नहीं दोस्त की किसी की शादी थी, क्या सिस्टम था वो मैंने टिकटॉक पे वीडियो, हाँ शादी थी शायद किसी की। तो अब मैं रास्ते में हूँ, मैं कैमरा CCTV देख रहा हूँ, पीछे रह गया सिर्फ हमारा मैनेजर, क्योंकि मैनेजर भी रज़ा की फिंगर टिप्स पे था, वो हर चीज़ वो आपस में मिले हुए थे। ऑफिस के जो सारे ये जो क्लाइंट एग्रीमेंट्स थे ये सारे, हालांकि इस पर साइन भी इब्रार के हैं, वो जो मैनेजर था मेरे नहीं है, ये सारे एग्रीमेंट्स वो लोग ले गए। ऑफिस का एक मोबाइल था की रोल मैनेजर वाला, मतलब जिसपे सारे क्लाइंट्स की चैट थी, वो एक नंबर था जो कि मैंने आपको पीछे बताया, वो भी इब्रार के नाम पे था, वो भी मैं रज़ा को बता चुका था, वो भी इन लोगों ने हर चीज़, मतलब मेरे 2-3 फ़ोन्स, मेरे को 3-4 लैपटॉप्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हर चीज़ उठा के ले गए। और अल्लाह गवाया कि मैंने अपने घर या किसी को नहीं बताया, मैं सब्र करके बैठा रहा कि यार चलो एटलीस्ट मेरी जान छूट गई है। मैं बस इसी चीज़ पे खुश था कि चलो मैं आगे अपनी लाइफ में अकेला दोबारा से मैं ग्रो कर सकता हूँ। देयर आर मल्टीपल थिंग्स यार, मेरी पीछे फैमिली है, ठीक है, बड़े मामला है, ठीक है, तो वो मैंने करने थे। मैं अपनी पूरी फैमिली को चलाने वाला मैं एक वाहिद बंदा हूँ, तो मैंने हर चीज़ मैंने मैनेज करनी होती है। तो मैंने कहा जी ठीक है। अब ये लोग सारे क्लाइंट्स का डाटा लेके, डिवाइसेस लेके, हर चीज़ लेके, इन्होंने लोगों को भड़का के कभी किसी थाने में एप्लीकेशन, कभी किसी थाने में एप्लीकेशन। हालांकि मेरे जो भाई हैं साकिब भाई, जो बहनोई, वो जिनसे असल मसला था उनको, क्योंकि आन के उन्होंने मुझे बताया यहाँ पे जब वो ऑफिस में मेरे साथ आए हैं कि ताला साहब ज़रा इनसे हिसाब तो करें, हिसाब किताब तो मांगे। तो हर एप्लीकेशन में उनका नाम होता था, हालांकि एजेंसी रज़ा और इब्रार चला रहे थे, हर एग्रीमेंट पे साइन इन किया है। लेकिन हुण मैं तुहानूं गल दस देवां, सने रज़ा ते इब्रार पुत्र जिथों तक भज सकते हो ना, जहाँ तक तुम लोगों की दौड़ है, रजब की चोली से जाके बहना है, नदीम की चोली से जाके बहना है, किसी की भी झोली में जाके बैठना है। भाईजान आपको मैं कोर्ट तक घसीटूंगा, और ऐसा घसीटूंगा इंशाल्लाह आप याद रखोगे। अभी ये बातें बहुत शॉर्ट बताई हैं मैंने आपको, ये पूरा 10 महीने की कहानी है। इंशाल्लाह मौका मिला दोबारा किसी पॉडकास्ट में, या अगर मुझे वीडियो बनानी पड़ी, जो कि मैं नहीं बनाऊंगा, ये मेरी एक आखिरी वीडियो थी इस टॉपिक पे, ठीक है, जो कि मेरी साइड से एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी करनी, ठीक है। फिर भी अगर किसी चीज़ को आप में कन्फ्यूजन है या तेरे दिमाग से कोई चीज़ चल रही है, सो ऑब्वियसली आप पूछ सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा इस टॉपिक पे आगे बात करूं। यही थी आज की मेरी वीडियो, जहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि तला रिव्यूज़ का निजी मामला बाहर आने के बाद तला रिव्यूज़ स्कैमर बन गया, जो कि कोई बंदा अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया। और मेरा अभी भी ओपन चैलेंज है हर उस बंदे को जड़ा ज़्यादा ही मच्छर रहा, उछल रहा, स्कैम ये वो, एक्सेप्ट माई कोर्स। अगर आप मेरे कोर्स को गलत साबित कर सकते हो तो वो भी आपको खुला चैलेंज है। आपने किसी और टेक्निकल और फाइनेंशियल मामले में मुझे स्कैमर बनाना है तो आपको प्रूफ करनी पड़ेगी ये बात। अगर प्रूफ नहीं करोगे ऐसे ही बैठा है। अब इस वीडियो को ख़त्म करते हुए एक बात बोलूँ आपको, पिछले 2 सालों का एक ही रिग्रेट है और दुख रहेगा कि अगर मैं अपने साथ एक कुत्ता पाल लेता तो वो आज भी मेरे साथ वफादार होता।